गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में पावर शेयरिंग को कंप्लीट किए थे, जो क्लास 10th का सिविक्स का पहला चैप्टर है। 2 वीडियो में कंप्लीट किए थे। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, इसी वजह से 2 ही वीडियो में कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसा कि हम बताए थे कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो में रिवीजन चैप्टर करेंगे, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पावर शेयरिंग जो चैप्टर है, उस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ दिया हुआ है और उस दोनों स्टोरी से पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की गई है। फिर पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है उस पर बात की गई है, और उसके बाद देखते हैं पावर शेयरिंग कितने तरीके का होता है, ये करके चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं, 2 स्टोरीज़ है, एक स्टोरीज़ है श्रीलंका का, दूसरा स्टोरी है बेल्जियम का। तो हम श्रीलंका की स्टोरी को देखते हैं। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक जो है इंडिया का नेबर कंट्री है, जो कि इंडियन ओशियन में है। श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और श्रीलंका आज़ाद हुआ फरवरी 1948 में। श्रीलंका में मेनली 2 कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। सिन्हाला लैंग्वेज कम्युनिटी, जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं, दूसरे हैं तमिल कम्युनिटीज़। सिन्हाला लोगों की जो परसेंटेज है वो 73 या 74% जो है वो सिन्हाला लोग हैं, बाकी 17-18% जो है वो तमिल लोग हैं। सिन्हाला वहाँ पर मेजोरिटी में है, और सिन्हाला अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, और ये जो तमिल हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, मींस जो है वो इंडिया से आ गए हैं और यहाँ पर रहने लगे हैं। भले ही सिटीजनशिप उनकी भी है, लेकिन इनको आउटसाइडर समझते हैं, और सिन्हाला अपने आप को जो है वहाँ का जो है ओरिजिनल समझते हैं, और ये नारा भी देते हैं कि श्रीलंका फॉर सिन्हालाज। फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से जब गवर्नमेंट बनती है श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो सिन्हाला होती है उन लोगों की गवर्नमेंट बन जाती है, और वो गवर्नमेंट भी तमिल लोगों के साथ भेदभाव करती है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो पॉलिसी को फॉलो करती है, कि मेजोरिटेरियनिज्म होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, और जो है गवर्नमेंट मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट के लिए या उसके फेवर में प्रेफरेंशियल जो है वो लॉज या कानून वगैरह लाती है, माइनॉरिटी को इंटरेस्ट में डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए 1956 में एक कानून पास किया जाता है, जिसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज होता है, जो सिन्हालाज कम्युनिटीज़ का होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे देती है। और फिर एक और कानून पास करती है जिसमें सिन्हाला लोगों को एजुकेशन में या जॉब में रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तमिल्स को वहाँ ऐसा, तमिल्स लोगों के साथ ये भेदभाव होता है। तमिल्स लोगों को ये लगने लगता है कि हम अपने कंट्रीज़ में हमारे साथ बेगाने जैसा या सौतेले जैसा बिहेव किया जा रहा है, और इसको गवर्नमेंट बढ़ावा दी थी, गवर्नमेंट खुद ही स्टेब्लिश दी थी। और इसी वजह से तमिल्स लोग, जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या नॉर्दर्न हिस्सा है, उस हिस्से में अपने आप को ये डिमांड करने लगते हैं कि हमको ऑटोनॉमी दे दिया जाए, या तमिल्स लोगों के लिए एक नई कंट्री जो है तमिल एलम के बारे में डिमांड करने लगते हैं। और देखते हैं ये जो तनाव होता है, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सिन्हाला और तमिल में ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो है वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है, और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर सिविल वॉर चलता है। दूसरी कम्युनिटी, दूसरा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो बेल्जियम का देखते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, जिसकी कैपिटल जो है वो ब्रुसेल है। बेल्जियम में मेनली 2 कम्युनिटीज़ के वहाँ पर भी लोग हैं, लैंग्वेज कम्युनिटीज़, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की जो है मेजॉरिटी है, फ्रेंच लोगों की जो है माइनॉरिटीज़ है। लेकिन कैपिटल ब्रुसेल में देखें तो ब्रुसेल में जो है डच स्पीकिंग पीपल की तादाद कम है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रेंच लोगों की जो है कैपिटल में है, तो वो उन लोगों की ज़्यादा डेवलपमेंट है। ठीक है, लेकिन डच लोगों की उतनी डेवलपमेंट वगैरह होती नहीं है। फाइनली वहाँ पर भी 2 लैंग्वेज कम्युनिटीज़ के बीच जो है कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक और चीज़ हम आपको बताना भूल गए, जो आप लोगों को सुनना है और याद रखना है, जो बेल्जियम है, बेल्जियम का बॉर्डर किस किस कंट्री से शेयर होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है,
नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, ये 4 कंट्री से शेयर होता है बॉर्डर, इसको आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं श्रीलंका के जैसे जो है बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर जो है श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल का कन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर डच और जो है फ्रेंच का कन्फ्लिक्ट था। तो ये जो कन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी दिनों तक चलता है, लेकिन जो बेल्जियम की गवर्नमेंट होती है वो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 बार अरेंजमेंट 4 टाइम जो है वो अमेंडमेंट करती है, और अमेंडमेंट करके एक पावर को अकोमोडेट किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है और इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो पावर को कैसे शेयर किया गया था? तो पावर को जो शेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल सीट दी गई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को इक्वल जो है पावर शेयर किया गया, मतलब इक्वल सीट स्टेट्स में भी दिया गया। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और ये भी कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंड करके लिखा गया, ऐसे रूल्स बनाए गए कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। इसके अलावा ब्रुसेल, ठीक है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, ब्रुसेल में भी जो गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल पावर या इक्वल सीट जो है वहाँ पर दिया गया, दोनों कम्युनिटीज़ के गवर्नमेंट को। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ जो दोनों की तरक्की के लिए, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के लिए अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज और कल्चर और इन सब चीज़ों उस कम्युनिटीज़ के लिए जो है तरक्की का काम करेगी, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की अपनी खुद की होगी। तो कम्युनिटी लेवल की भी गवर्नमेंट अलग से बना दी गई, और इस तरीके से बेल्जियम में जो कन्फ्लिक्ट था डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच, कम्युनिटीज़ के बीच, इसको कन्फ्लिक्ट को सुलझा दिया गया। तो दोनों एग्जाम्पल से हम क्या देखें, श्रीलंका में जो है कन्फ्लिक्ट ज़रूर था, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट जो है सुलझाने की कोशिश नहीं किया। गवर्नमेंट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो किया स्पेशल जो और मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच, तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। लेकिन बेल्जियम में जो कन्फ्लिक्ट था उसको गवर्नमेंट सक्सेसफुली अकोमोडेट कर लेती है और उसको ख़त्म कर दी जाती है। इसी से हमारा फिर जो है टॉपिक आता है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग एक अरेंजमेंट है या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पावर इक्वली या प्रोपोर्शनली शेयर करती है, इसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग में देखिए यहाँ पर श्रीलंका की स्टोरी, बेल्जियम की स्टोरी हम लोग देख लिए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट या अकोमोडेशन ऑफ पावर इन बेल्जियम, बेल्जियम में पावर को कैसे जो है अकोमोडेट किया गया, पावर को कैसे शेयर किया गया वो भी बता दिए। कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ 4 टाइम अमेंड किया गया और दोनों कम्युनिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल सीट दिया, ब्रुसेल की गवर्नमेंट में भी इक्वल सीट दिया, पावर शेयर किया। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और अलग से कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट जो है बनाई, तो दोनों कम्युनिटीज़ की अपनी खुद की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। इस तरीके से पावर इक्वली शेयर कर दिया गया और कन्फ्लिक्ट को टाल दिया गया, जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया गया जो है। फिर आता है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग भी बता दिए। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है या ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो है पावर शेयर कर दिया जाता है। डिफरेंट या ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट लेवल्स के बीच जो है वो पावर शेयर की जाती है, इसी को पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिए पावर कैसे कैसे शेयर की जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पावर जो है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी होता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? तो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पावर डिफरेंट ऑर्गन के बीच शेयर कर दी जाती है। ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन होते हैं, तीनों गवर्नमेंट के ही पार्ट है, तीनों का अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है इस बात का चेक रखना, इस बात पर नज़र रखना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों सेम लेवल पर प्लेस्ड है। ठीक है, सेम तीनों गवर्नमेंट का ऑर्गन है, तीनों की पावर एक जैसी है। ठीक है, तीनों सेम लेवल पर है और तीनों
कि एक दूसरे के ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में जहां पर हॉरिजेंटली पावर शेयर कर दी गई, लेजिस्लेचर की पावर दे दी गई, लेजिस्लेचर को कानून बनाने की, कानून को इम्प्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी गई और जुडिशरी को दे दी गई। इन चीज़ों पर जो है जुडिशियल मैटर की पावर जुडिशरी को दे दी गई। तीनों सेम लेवल पर है लेकिन गवर्नमेंट की पावर को बांट दी गई, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम देखते हैं अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके बीच पावर शेयर कर दी जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, बहुत सारी पावर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है और फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होता है, इसके पास ज़्यादा पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके नीचे और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट होता है। तो ऐसे पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, जहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर कर दी जाती है। पावर शेयरिंग और भी तरीके से होता है एमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड सोशल ग्रुप, ठीक। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच जो पावर शेयर की जाती है, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ में हम जो है बेल्जियम में देखें कि बेल्जियम में जो है डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को बहुत सारी अपने लैंग्वेज कल्चर या अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लैंग्वेज कल्चर के पावर अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी जाती है। फ्रेंच लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और डच लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच भी पावर शेयर की जाती है। पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के बीच भी होता है। हम देखते हैं जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है और गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट अगर नहीं बना पाए या किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया है तो अलायंस का फॉर्मेशन करती है। वो पावर शेयरिंग का तो ही एक जो है मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप है गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, मूवमेंट करती है और फाइनली गवर्नमेंट को उन लोगों की बात माननी पड़ती है। तो ये पावर शेयरिंग का ही मैनिफेस्टेशन है। तो पावर शेयरिंग किन किन तरीके से हो सकता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी होता है, हॉरिजॉन्टली पावर शेयर करना, वर्टिकली पावर शेयर करना, ठीक है। पावर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप के बीच और पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच भी होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों ज़रूरी है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं व्हाट आर द प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो सेम टॉपिक है, उसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पावर शेयरिंग इन वजहों से ज़रूरी है क्योंकि प्रूडेंशियल रीज़न में सबसे पहले हम मोरल रीज़न में देखते हैं कि मोरली ये चीज़ कहता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो लोग किसी फैसले से अफेक्टेड होते हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, उनकी भी बात भी सुननी चाहिए। अपने मनमाने तरीके से यूनिलेटरली कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, ये हमारा मोरल रीज़न कहता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, किसी भी डेमोक्रेसी में पावर जो शेयर किया जाता है। कैसे पावर शेयर किया जाता है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को कौन चूज करती है, गवर्नमेंट के फैसले में कौन पार्टिसिपेट करती है, पीपल पार्टिसिपेट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसीलिए ये मोरली कहा जाता है कि पावर जो है वो शेयर कर देना चाहिए। पावर शेयर करने से जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन, ये प्रूडेंशियल रीजन में आ जाएगा, ठीक है। प्रूडेंट मतलब होता है अकलमंदी या सोचा समझा हुआ। ये हमारा समझ भी कहता है, ये हमारा अकलमंदी भी कहता है। इट इज़ प्रूडेंट, ये प्रूडेंट भी है कि हम पावर अलग अलग स्टेक होल्डर्स में शेयर कर दें। अगर हम पावर शेयर नहीं करते हैं तो श्रीलंका में जैसे देखें कि जो है ना एक कम्युनिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया और जो है पर्टिकुलरली एक कम्युनिटीज़ के फेवर में जो है बहुत सारे फैसले लिए गए, जिस वजह से तमिल्स लोगों को अपने देश में ही, अपने जो है कंट्रीज़ में ही बेगानापन जैसा लगा, सौतेले जैसा व्यवहार लगा और वो लोग अपनी ऑटोनॉमी के लिए या नए कंट्री के लिए, तमिल एलम के लिए डिमांड करने लगे, जिस वजह से जो है अब उसको भी जो है सिविल वॉर हो गया और फाइनली वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो ये हमारा प्रूडेंशियल रीज़न भी ये कहता है कि जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं उन सब के बीच पावर शेयर कर देना चाहिए। अगर हम पावर शेयर करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं सभी कम्युनिटीज़ को, तो जो कन्फ्लिक्ट होता है उस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और जो है वायलेंस वगैरह को टाला जा सकता है। इसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है मेजोटेरियनिज्म, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। तो मेजोटेरियनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेजोटेरियनिज्म क्या होता है। मेजोटेरियनिज्म होता है कि
कोई एक मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करती है और जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को जो है किनारे करते हुए, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करते हुए जो मेजोरिटी कम्युनिटी जिसकी तादाद ज़्यादा होती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है और वो अपने फेवर में या मेजोरिटी कम्युनिटीज़ के फेवर में ही रूल रेगुलेशन जो है बनाती है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को साइड करते हुए। इसी पॉलिसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सब क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो जो आपके साथी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।